मैं सबसे पहला सवाल गवर्नर साहब कि ये आपको किसने इजाजत दी है कि आप पॉलिटिकल लीडर्स को यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के सामने उनको एड्रेस करने से रोके? मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 3 साल था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए बड़े बड़े सिर्फ बर्तानिया के पॉलिटिशियंस नहीं, इंटरनेशनल पॉलिटिशियंस इनवाइट करते थे, अभी भी करते हैं, और वो स्टूडेंट्स को एड्रेस करते थे। मुझे जब से मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ी 3 दफा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मुझे इनवाइट किया है, बल्कि अभी फिर इनवाइट किया है कि मैं यूनिवर्सिटी के सामने आके एड्रेस करूं। तो मैं ये इस गवर्नर से पूछता हूं कि ये यूनिवर्सिटीज नर्सरीज होती हैं फ्यूचर लीडर्स के लिए। जो मुल्क के लीडर्स होते हैं वो आप जैसे नौजवान जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन लेते हैं, आप फ्यूचर लीडर्स होते हैं। तो अगर आपके सामने पॉलिटिकल लीडर्स ना आके एड्रेस करें तो आपकी पॉलिटिकल तरबियत कैसे होगी? कैसे आपको पता चलेगा? आप अपना नजरिया कैसे बनाएंगे? कैसे आपको पता चलेगा कि लीडरशिप क्या होती है? क्योंकि आपने इंशाअल्लाह इस मुल्क के फ्यूचर लीडर से मेरे सामने बैठी हुई है। सो गवर्नर, खुदा के वास्ते इन चोरों की बातें ना सुनो जो ऊपर बैठे हुए हैं। इमरान खान को यह कौम 50 साल से जानती है, और मैं अपने फ्यूचर लीडर्स के सामने अगर आके बात करूंगा तो मुल्क की बेहतरी की बात करूंगा, इनकी बेहतरी की, इनकी तरबियत की बात करूंगा। और आपकी एक तो ये जब भी ये सारा जो चोरों का टोला ऊपर आके बैठ गया है, जब ये मेरा नाम सुनते हैं तो इनकी कांपें टांगनी शुरू हो जाती है। और ये गवर्नर की भी कांपें टांगी कि उसने वाइस चांसलर को कहा कि जनाब इमरान खान को ना बुलाओ। सबको बुलाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि कांपे टांगने वाला बिलावल भी आपके सामने खड़ा हो। ये और बात है कि वो आधी उर्दू आधी अंग्रेजी, और वो कह कुछ ना होगा, मतलब कुछ और समझ आ जाएगी आपको। वो कई दफा उसको यही नहीं पता चलता कि वो करता है या करती है। और दूसरी तरफ अगर शहबाज शरीफ आया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो आपसे पैसे मांगने शुरू कर देगा। हाँ, और आप डीजल साहब को भी इनवाइट कर सकते हैं। यहां सबको आना चाहिए। डीजल, बस सुन लो ना, मैं ये कह रहा हूं कि यूनिवर्सिटीज के अंदर सारे पॉलिटिकल लीडर्स को आके मौका मिलना चाहिए, अपना मौकफ रखे, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग हो रही है। और इसलिए क्यों यूनिवर्सिटीज में मुल्क की फ्यूचर लीडरशिप यहां से जन्म लेती है। और दूसरी चीज, अच्छा जरा आपने देखें, आराम से आज आपने मेरी बात सुननी है, क्योंकि मुझे आपका जज्बा और जुनून मैं नोटिस कर रहा हूं, माशाल्लाह उबल रहा है। अच्छा, अब सुनना है, देखें, सरगोदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बहुत बड़ा फिलोसोफर
एरिस्टोटल ने आज से 2500 साल पहले एक बात कही थी। गौर से जरा मेरी बात सुने, वो क्या कही थी। उसने कहा था कि अगर एक माशरे में नाइंसाफी हो, जुल्म हो, तो सारे माशरे के शहरी राय हक के लिए खड़े होंगे, इंसाफ के लिए खड़े होंगे। और जब एक इंसान हक के लिए खड़ा होता है तो वो पैगंबरों का काम करता है। सारे अल्लाह के जो पैगंबर थे सब राय हक और इंसाफ के लिए खड़े हुए थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के जो कुफार थे, जो जुल्म करते थे, जिन्होंने आजादी राय, जो अपनी आजादी राय लेके निकले थे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने रोक दिया था, तशद्दुद किया था लोगों पे। वो उसके लिए खड़े हुए थे। जो हजरत मूसा थे वो फिरौन के जुल्म के खिलाफ खड़े हुए थे। हजरत इब्राहिम नमरूद के खिलाफ खड़े हुए थे। हजरत ईसा रोमन इंपीरियलिज्म और जो यहूदी एलीट थी उसके खिलाफ खड़े हुए थे। सब इंसाफ के लिए खड़े हुए थे। तो दो किस्म के पॉलिटिशियन हैं। एक पॉलिटिशियन है जिसको दुनिया हकारत से देखती है, अवाम का नाम लेके इक्तदार में आता है और उसी अवाम को लूटना शुरू कर देता है, झूठ बोलता है अवाम से। इनको लोग हकारत से देखते हैं। और दूसरा पॉलिटिशियन कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना। कायद आजम एक बड़ी ख्वाब इंसाफ के लिए, मुसलमानों के हुकूक के लिए निकले थे कि हिंदुस्तान में हमें हुकूक नहीं मिलेंगे, इसलिए वो निकले थे। 40 साल स्ट्रगल थी। इसलिए आज हम सब कायद आजम की इज्जत करते हैं कि उन्होंने अपने लिए सियासत नहीं की थी, हमारे लिए की थी। नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका में कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी भी खून के बगैर जो अफ्रीकन थे उनको आजादी मिलेगी, क्योंकि गोरों ने उनके ऊपर कब्जा किया हुआ था। अपार्थाइड रिजीम थी, गोरे ऊपर बैठे थे, नीचे गुलाम थे। तो नेल्सन मंडेला 27 साल उसने स्ट्रगल की, 27 साल जेल में गुजारे, लेकिन अपने मौकफ से पीछे नहीं हटा। और जब तक साउथ अफ्रीका रहेगा, चाहे वो गोरा हो या काला हो, सब नेल्सन मंडेला की इज्जत करेंगे, क्योंकि उसने अपनी जात के लिए पॉलिटिक्स नहीं की। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम क्यों उनसे इतना प्यार करते हैं, हम क्यों इश्क करते हैं उनसे? क्योंकि उन्होंने हमें हकूक दिलवाए, उन्होंने हमें इंसान बनाया, उन्होंने मदीना में अदल और इंसाफ का निजाम लेके आए, इंसानों को आजाद कर दिया। उन्होंने मेरिट लेके आए, उन्होंने तालीम का बताया कि जब तुम इल्म हासिल करते हो तो ये इबादत में शामिल हो जाता है। उन्होंने वो लोग जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, दुनिया की इमामत की। उन्होंने वो अरब जिनकी हैसियत नहीं थी, 2 सुपर पावर्स थे मशरिक और मगरिब में। ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब था कि उन्होंने उनको उठा के लीडर्स बना दिया। हर सहाबी लीडर बन गया। तो मेरे जो आज जो नौजवान में आप सब मेरे सामने हैं, ये समझें कि हमारा मुल्क अब 2 तरफ है, फैसला कुन मोड़ के ऊपर खड़ा है। अगर इस वक्त जो मैं अपनी सारी कौम को कहता हूं कि आप आज हक और सच और इंसाफ के लिए नहीं खड़े होंगे, तो याद रखें, जब आप जुल्म का मुकाबला नहीं करते
और जुल्म के बुत के सामने झुक जाते हैं, वो माशरा तबाह हो जाता है। हजरत अली का कौल है कि कुफर का निजाम चल जाएगा, लेकिन जुल्म और ना इंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। और जो मेरे दुनिया के सबसे अजीम लीडर, हम सब के दिलों का जो राज करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 1500 साल पहले उन्होंने जो कहा था, मैं सब चाहता हूं ये बार बार मेरी बात याद रखना कि जो उन्होंने कहा था, उनकी जो हदीस है कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर कमजोर छोटा चोर चोरी करे तो जेल में, और बड़ा डाकू जब चोरी करे तो उसका वो ना पकड़ सके जो मुल्क, उसको एनआरओ दे दे, वो तबाह हो जाता है। ये याद रखें कि आप आज अपने सामने मुल्क को तबाही की तरफ जाते देख रहे हैं, क्योंकि मेरे नबी ने कह दिया था कि जब आज जेलों में जाके देखें, सब गरीब लोग नजर आएंगे आपको। मुशर्रफ ने मुझे भी कोई चंद दिन जेल में रखा था, मुझे कोई बड़ा डाकू वहां जेल में नहीं नजर आया, सब छोटे गरीब लोग थे। और जब मैं असेंबली में गया तो बड़े बड़े नामवर डाकू मुझे पाकिस्तान की असेंबली में नजर आए। तो ये देखें, मैंने सारी दुनिया देखी, शायद ही किसी को अल्लाह ने इतना मौका दिया हो कि उसने मगरिब में भी टाइम गुजारा, उनका सिस्टम देखा, क्रिकेट की वजह से सारी दुनिया के तकरीबन मुल्क देखे, सब दुनिया देखी मैंने। मैं आज आप सबको देखें, मेरे सरगोदा यूनिवर्सिटी के नौजवानों, गौर से मेरी बात सुने। सारी दुनिया में जो मुल्क खुशहाल हैं, जितने भी मुल्क खुशहाल हैं, सारे मुल्क जो खुशहाल हैं, वहां इंसाफ का निजाम है, वहां रूल ऑफ लॉ है, वहां कानून की हुक्मरानी है। और जितने मुल्क गरीब हैं, वसाइल के बावजूद, नाइजीरिया तेल के जखीरे पे बैठा, सबसे ज्यादा तेल अफ्रीका के अंदर नाइजीरिया में है। साउथ अफ्रीका में वेनेजुएला, सबसे ज्यादा साउथ अमेरिका में जो तेल है वो वेनेजुएला में है। वेनेजुएला से बेचारे लोग नौकरियां ढूंढने के लिए मर मर के दूसरे मुल्कों में जाते हैं, गुर्बत है। नाइजीरिया गुर्बत की इंतहा है, क्या वजह है? स्विट्जरलैंड, कोई वसाइल ही नहीं है स्विट्जरलैंड में। हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज में, हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ हैं, आप यकीन करें कि कोई मुकाबला ही नहीं है। जो हमारी खूबसूरती है, जो स्विट्जरलैंड में है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। अल्लाह ने जो हमें यहां खूबसूरती दी है, लेकिन स्विट्जरलैंड दुनिया का अमीर तरीन और खुशहाल मुल्क है, कोई वसाइल नहीं है। और नाइजीरिया और वेनेजुएला तेल के बावजूद गुर्बत है। फर्क क्या है? रूल ऑफ लॉ, इंसाफ, कानून की हुक्मरानी। स्विट्जरलैंड के अंदर जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है, मतलब कि जिस मुल्क में इंसाफ का निजाम बेहतरीन है, स्विट्जरलैंड में 99.9% है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, यानी कोई कानून के ऊपर नहीं है। और नाइजीरिया 7%, 7%। तो इसलिए जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर कानून नहीं, जिधर इंसाफ नहीं, जिधर कानून की हुक्मरानी नहीं, जिधर ताकतवर एनआरओ ले ले और कमजोर बेचारा जेलों में जाए, तब उन्होंने कहा था कि वो तबाह हो जाएगा। दुनिया में चले जाएं, तबाह हो रहे हैं मुल्क।
जिधर इंसाफ नहीं है। हमारे सामने मेरी जिंदगी में सिंगापुर आजाद हुआ, छोटा सा सिंगापुर, पानी भी उनका अपना नहीं था, मलेशिया से पानी आता था। वो सिंगापुर जिसको कोई सोच भी नहीं सकता था, सिर्फ एक बंदरगाह थी। ये सरगोदा यूनिवर्सिटी, गौर से सुनो, हमारे सामने हुआ ये। उस सिंगापुर में एक ईमानदार लीडर आया जिसका नाम था ली कुआन यू। पाकिस्तान और सिंगापुर का जो पर कैपिटा इनकम था वो एक ही था। हमारा तो $150 पर कैपिटा था या $200, एक ही था। उस सिंगापुर के अंदर एक लीडर ने कानून कायम किया। जब आप कानून की बालादस्ती करते हैं तो करप्शन खत्म हो जाती है। करप्शन तो ताकतवर की करप्शन तबाह करती है मुल्क को। तो जब उसने कानून कायम किया, ताकतवर को कानून के नीचे ले आया, करप्शन खत्म की। सिंगापुर आज हमारे साथ शुरू हुआ था 60 साल पहले, 50-55 साल पहले। हमारा आज 2000 होगा डॉलर पर कैपिटा, मुझे याद नहीं है। सिंगापुर का $60,000 पर कैपिटा है। औसत आमदनी सिंगापुर में $60,000 है। वो मुल्क हमारा सारे वसाइल के बावजूद, हमें अल्लाह ने 12 मौसम दिया, जरखेज जमीन दी है, सोने के रिजर्व्स हैं, कॉपर के रिजर्व्स हैं। हमें अल्लाह ने वो टूरिज्म, हर चीज दी है उसने। और हमें देखे कि हमारा वो भी शबाज शरीफ मांगने गया था, अमेरिका जी मुझे पैसे दे दो, मैं मजबूर हूं। वो वैसे अगर टेप है वो जरा चलाए, मैं जरा आपको जरा सुना दे बस। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये फर्क है। मैं सऊदी अरब से होके आया हूं, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूं। और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। हमारा जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है। मैं ये आपको सरगोदा देखें, हम अब ये देख रहे हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जब पैसे मांगता है, सारे मुल्क की इज्जत खत्म हो जाती है। बाहर जब आप जाते हैं, हरा पासपोर्ट लेके दुनिया में जब जाते हैं, तो आपको अलग लाइनों में खड़ा कर देते हैं। क्योंकि जो मुल्क दूसरे मुल्कों के सामने हाथ फैलाता है, जिस तरह जो आदमी दूसरे आदमी के सामने हाथ फैलाता है, इज्जत नहीं होती, कौमी गैरत खत्म हो जाती है। तो मैं जो आज आपको खास तौर पे, मैं सरगोदा यूनिवर्सिटी खास तौर पे जो मैं आपके पास आया ये बताने के लिए कि देखें, अगर हम ये समझते हैं कि ये मुल्क चल जाएगा, कि जेल भरे हो बेचारे गरीब लोगों से जो मजबूरी में चोरी करें, बेरोजगारी में, आजकल जो बिजली के बिल हैं वो कौन दे सकता है? तो मुश्किल में जो चोरी करे वो जेल में। और जो बड़े बड़े डाकू अरबों रुपए की चोरी जिन्होंने की हो, वो दंदनाते फिरे हैं, प्राइम मिनिस्टर बन जाए। ये जो, अब जरा सुने, ये आपके लिए मैं सिर्फ बता रहा हूं, सरगोदा यूनिवर्सिटी ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये हमारे मुस्तकबिल का फैसला होने जा रहा है। अगर एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर उसको बनाते हैं जो 16 अरब रुपए की, वो और उसका बेटा, उनको चोरी में अंडर ट्रायल होते हैं, इनको सजा होने वाली थी, 16 अरब रुपए की FIA का केस कि इन्होंने चपरासी, मकसूद चपरासी और इनके नाम पे 16 अरब रुपया लिया, 1600 करोड़ रुपया, उसको प्राइम मिनिस्टर बना दें। वो इसहाक डार जो रिटर्न, सुने जरा,
इसने रिटन एफिडेविट दिया हुआ है सन 2000 में मैजिस्ट्रेट के सामने कि मैं शरीफ खानदान के पैसे चोरी करके लंदन भेजता था, मैं मनी लॉन्ड्रिंग करता था। कन्फेशनल स्टेटमेंट है इसकी। उसको फाइनेंस मिनिस्टर बना दे, यानी बिल्ले को बैठा दे दूध की हिफाजत करने के लिए। और आसिफ जरदारी, उसके ऊपर किताबें लिखी हुई हैं चोरी पे। उसके बाहर एक किताब है कैपिटलिज्म अकिलीज हील। वो किताब रेमंड बेकर ने लिखी हुई है कि कितनी चोरी इसने और नवाज शरीफ ने की। अखबारों में इनके आर्टिकल आए हुए हैं। बाहर की दुनिया में इसको 10% कहते थे। नैब इसको पकड़ नहीं रही, नैब इसके केसेस खत्म करती जा रही है। उधर अभी सिंध का गवर्नर बनाया है, वो जरा सिंध का गवर्नर देखे और मौला जट देखे, कोई फर्क नहीं आपको नजर आएगा उसमें। यानी वो लोग जिनको जेलों में डालना था, वो 60% ये जो कैबिनेट बनाई है, 60% कैबिनेट जमानत पे है, बेल पे है। चोरी के केसेस है इनके ऊपर। और जिसको बनाया हुआ है इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह, इसका अपना नून लीग का वजीर आबिद शेर अली का बाप कहता है इसने 18 कत्ल किए हैं। तो उस मुल्क जिसके ऊपर इन तरह के चोरों को बैठा दो, तो ये सियासत नहीं है, अब ये जहाद है। इन चोरों के खिलाफ जहाद है। और ये नौजवानों ये याद रखें कि एरिस्टोटल ने तो कहा था 2500 साल पहले, लेकिन अल्लाह ने कुरान में हमें हुक्म दिया है, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, कि अच्छाई के साथ खड़े हो और बुराई के खिलाफ खड़े हो। हुक्म है अल्लाह का कि जब आप देखते हैं कि माशरे में बुराई है, तो आप सबके ऊपर फर्ज है कि आप बुराई के खिलाफ खड़े हो और अच्छाई के साथ खड़े हो। अल्लाह ने आपको इजाजत नहीं दी न्यूट्रल होने की। या जब आप देखते हैं, ये सुन लें मेरी बात, कौम में माशी तबाही कभी पहले नहीं आती। पहले एक कौम इखलाकी तौर पे मरती है, फिर माशी तौर पे मरती है। मौलाना रूमी से किसी ने पूछा कि मौलाना साहब एक कौम कैसे मरती है? मौलाना रूमी ने कहा कि वो कौम जब अच्छे और बुरे के बीच में तमीज करनी खत्म करती है, मर जाती है। इखलाकी तौर पे जब कौम मरती है, तब कौम खत्म होती है। जर्मनी और जापान दूसरी जंग अजीम में तबाह हो गए थे। एक बिल्डिंग नहीं खड़ी थी उधर। जापान के ऊपर 2 एटम बम गिरे थे, 10-10 साल में खड़े हो गए। 10-10 साल में दोनों कौमें खड़ी हो गई। क्योंकि आप बिल्डिंग्स को तो बम मार के गिरा सकते हैं, लेकिन इखलाकियात को बम मार के नहीं मार सकते। इसलिए अल्लाह का हुक्म है अमर बिल मारूफ, और दूसरा उसने जहाद हमारे पे फर्ज किया है। अल्लाह ने कहा है कि नाइंसाफी के सामने खड़े हो, जुल्म का मुकाबला करो, ये उसका हुक्म है। तो जो मैं आज सारी अपनी कौम को तैयार कर रहा हूं, इंशाअल्लाह चंद दिनों में मैं अपनी मार्च अनाउंस करने लगा हूं। और ये सियासत नहीं है, ये मेरे मुल्क के लिए हकीकी आजादी की जहाद है। मैं कभी, सुन लो, ये मेरा जो ईमान है, मैं समझता हूं
कि इन चोरों की गुलामी से बेहतर यह है कि मैं मर जाऊं। मैं जीना नहीं चाहता। इंसान को मर जाना चाहिए बजाय इन चोरों की गुलामी करे, क्योंकि वो मौत है जो चोर जब ऊपर बैठ जाए कौम मर जाती है। और कौम आज देख लें कि सारी जगह पैसे मांगते फिर रहे हैं। 6 महीने पहले जब ये आए हैं चोर, तो तब क्यों नहीं ये हालात थे? आज हर किस्म की माइशत भी नीचे, महंगाई उस्मानों पे, बेरोजगारी उस्मानों पे, हर किस्म की चोरी डकैती बढ़ती जा रही। क्यों? क्या हुआ है? क्या कौन सी क़यामत आई 6 महीने में कि मुल्क के ये हालात हो गए? किसी मुल्क पे भी अब चोर ऊपर मुसल्लत कर दे, मुल्क तबाह हो जाएगा। आपको दुश्मनों की जरूरत नहीं है। और हम आज सारी कौम एक तरफ खड़ी हो गई है और ये जो चोर है ये एक तरफ खड़े हो गए हैं। कौम इधर है, चोर इधर है। जब इलेक्शन होती है हम हार जाते हैं, अपने अंपायर खड़े करके भी हार जाते हैं। और मेरा ये चैलेंज है, मेरा सरगोदा यूनिवर्सिटी आखिरी 2 बातें करने लगा हूं आपसे। देखें, अब आखिरी 2 बातें। एक आप सब ने मेरे से वादा करना है। अभी नहीं, बात तो करूं। आपने सब ने हाथ उठा के एक मेरे से वादा करना है कि आप सब हमेशा जुल्म और नाइंसाफी के सामने जिहाद करेंगे, झुकेंगे नहीं। और दूसरा, सरगोदा यूनिवर्सिटी, दूसरी बात, आप सबको पता होना चाहिए कि आप अल्लाह की सबसे अजीम मखलूक हैं, अशरफुल मखलूकात। अल्लाह ने हम सब के अंदर सलाहियत दी है। अल्लाह ने हमें सब में सलाहियत दी है कि हम जो चाहें हम बन सकते हैं। हम सब में सलाहियत है। ये याद रखना कि इंसान हर काम कर सकता है, सिर्फ एक शर्त है कि जब वो किसी ख्वाब के पीछे जा रहा हो, जब वो अपनी ख्वाब के पीछे जा रहा हो, एक शर्त है कि जब बुरा वक्त आता है आपने हार नहीं माननी, क्योंकि इंसान हारता तब है जब वो हार मान जाता है। सब जो मैंने क्रिकेट में एक सबक सीखा था, सबसे बड़ा सबक मैंने ये सीखा था कि आखिरी गेंद तक मुकाबला करता है वो चैंपियन होता है। तो आपके सामने वो आदमी खड़ा है जिसको कभी हार हरा नहीं सकती। मैं ये पीडीएम के चोरों को मैं आज मैसेज देना चाहता हूं, क्योंकि मैं इनको पॉलिटिशियन नहीं कहता, मैं इनको चोर कहता हूं। क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि अमर बिल मारूफ, सच को सच कहो, हक को हक कहो, अच्छाई को अच्छाई कहो, बुराई को बुराई कहो। ये वो लोग हैं जो लूटते हैं मुल्क को 30 सालों से। मैं इनको पॉलिटिशियन नहीं कहता, मैं इनको चोर कहता हूं। तो इंशाअल्लाह आपका सरगोदा यूनिवर्सिटी, आपका कैप्टन अब इनका मुकाबला करेगा और आप सब ने मेरे साथ टीम बना। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, और एक वाइस चांसलर साहब, वो जो गवर्नर बैठा हुआ है, ये नून लीग का गवर्नर, उसको प्लीज मैसेज दे दें कि सरगोदा यूनिवर्सिटी में हर पॉलिटिकल लीडर को यहां बुलाएं और आपके सामने खड़ा करें। और मैं आपको आज यकीन से कहता हूं कि इनमें से एक
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि किसी सूबे को गंदम इंपोर्ट करने की इजाज़त नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी हालात में $1 भी फजूल खर्च करने के मुतहम्मिल नहीं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा अगर बीज लेना नहीं चाहते तो उनका अपना फैसला है। दोनों सूबाई हुकूमतें बयानबाजी से इज्तनाब करें। किसी को नाजायज़ मुनाफाखोरी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सैलाब की सूरत हाल में सियासत से परहेज़ करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का NFRCC के इजलास से खिताब। किसी पे मैं डाउट नहीं कर रहा। We're all honorable Pakistanis, all provincial governments are all very honorable, they're doing a great job. लेकिन एक सिस्टम है, एक तबाही हो गई है। फॉरेन एक्सचेंज का बहुत एक मुश्किल मामला है, इमरजेंसी है। इस इमरजेंसी में हम $1 भी ज़्यादा खर्च करने के हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। प्राइवेट सेक्टर क्यों अलाउ करूँ मैं? Why should I allow the private sector at this point in time? But I will not allow private sector to make fat profits and then use Pakistan's foreign exchange and then sell it to the consumer. पंजाब ने वफाकी हुकूमत से 10 लाख मैट्रिक टन गंदम मांग ली। 3 लाख मैट्रिक टन गंदम फौरी फराहम की जाए। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने वज़ीर-ए-आज़म को ख़त में पंजाब में गंदम के ज़खायर की सूरत हाल से आगाह कर दिया। 3 लाख मैट्रिक टन गंदम फौरी फराहम करने की दरख्वास्त भी कर दी। ख़त में कहा, इस हवाले से वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी और पास्को को ज़रूरी हिदायत जारी की जाएँ। बकिया गंदम भी मरहलावार फराहम की जाए। पंजाब गंदम के मामले पर पहला मुरासला 18 जून, दूसरा 19 सितंबर और तीसरा 4 अक्टूबर को मुतल्लिका इदारों को लिख चुका है। गंदम की फराहमी के लिए फौरी इक़दाम उठाए जाएँ। साबिक़ वफाकी वज़ीर मुनीस इलाही ने वफाक को ख़त लिखने की तस्दीक कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में इमरान खान की तरफ से ऑडियो लीक्स के मामले पर जुडिशल कमीशन या मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस और ऑफिस की निगरानी, डेटा रिकॉर्डिंग और ऑडियो लीक्स को गैर कानूनी करार दिया जाए, मामले की तहकीकात कराई जाए और जिम्मेदारान को सजा दी जाए। दरख्वास्त में यह भी इस्तदा की गई कि हुकूमत और मुतल्लिका अथॉरिटीज़ को मज़ीद ऑडियोज़ की रिलीज़ को रोकने का हुक्म दिया जाए। इमरान खान के खिलाफ वजारत दाखिला की तौहीन अदालत की समाअत पर दरखास्त पर समाअत हुई, जबकि इमरान खान अपनी तकरीरों से लोगों को उकसा रहे हैं। अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। आप कह रहे हैं अदालत को दी गई यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप कह रहे हैं दोबारा लॉन्ग मार्च और धरने का प्लान है। चीफ जस्टिस की जानिब से यह भी कहा गया, आप कानून के मुताबिक सूरत हाल से निमट सकते हैं, अभी तो फिलहाल तकरीरें हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। इमरान खान के खिलाफ वजारत दाखिला की तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि इमरान खान अपनी तकरीरों से लोगों को उकसा रहे हैं, जबकि चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि आप कह रहे हैं अदालत को दी गई यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी हुई। आप कह रहे हैं दोबारा लॉन्ग मार्च और धरने का प्लान है। आप कानून के मुताबिक सूरत हाल से निमट सकते हैं, अभी तक तो फिलहाल तकरीरें ही हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के मजीद 25 अरकान के इस्तीफे मंजूर करने पर गौर शुरू कर दिया। हतमी फैसला इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ को भेजी गई फहरिस्त में ज्यादातर अरकान का ताल्लुक जुनूबी पंजाब से है, जबकि फहरिस्त में शाह महमूद कुरैशी का नाम भी शामिल है। इस्तीफों की मंजूरी से मुतालिक हतमी फैसला इत्तेहादी जमातों की मुशावरत के बाद होगा। इत्तेहादी हुकूमत तहरीक इंसाफ पर दबाव बढ़ाने के लिए इस्तीफे मंजूर करने पर गौर कर रही है। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ममनुआ फंडिंग केस की समाअत जल्द मुकर्रर करने का फैसला कर लिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अहम फैसला सामने आ गया है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की ममनुआ फंडिंग का केस आइंदा हफ्ते के दौरान मुकर्रर किए जाने का इम्कान है और इस सिलसिले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हिदायत भी जारी कर दी हैं। और पंजाब में तब्दीली लाने का मुस्लिम लीग नून का ख्वाब पूरा होगा या नहीं, खुद लीगी हलकों को यकीन नहीं। हुकूमती इत्तेहाद का कहना है कि ज़िमनी इंतखाब के नताइज ने मुस्लिम लीग नून के ख्वाबों पर पानी फेर दिया है। हुकूमती इत्तेहाद की पोजीशन पहले से भी मजबूत हो गई। लियाकत अंसारी रिपोर्ट कर रहे हैं।
पंजाब में तब्दीली लाने का मामला नून लीगी हलकों की जानिब से बुलंदोबाला दावों के बाद पुरस्कार खामोशी। ज़िमनी इंतखाब के नताइज ने नून लीग की सफ़ों में मजीद खामोशी पैदा कर दी। अपोजिशन के कुछ लोग तब्दीली के मामले पर कंफ्यूज हैं तो कई एक को अभी भी यकीन है कि तब्दीली जरूर आएगी। ये हो जाएगा। मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक हम पंजाब अपने यहाँ से जो है ना अपने नाम नहीं करते। वो अंदर से खुद ही टूट फूट का शिकार हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप देखेंगे कि पंजाब के अंदर तब्दीली आएगी। ज़मीनी इंतखाबात में मजीद 2 अरकान पंजाब असम्बली की कामयाबी के बाद हुकूमती इत्तेहाद की पोजीशन मजीद मजबूत हो गई। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग कायदे आज़म को पंजाब असम्बली में अब 190 अरकान की हमायत हासिल है। मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 176 है। पंजाब असम्बली में आज़ाद अरकान की तादाद 5 है। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की क़यादत का कहना है कि नून लीग क़यादत तो इक़्तिदार से महरूमी के बाद मंजर से ही गायब है। इन्होंने अब कभी भी नहीं आना। ये पाकिस्तानी अवाम ने इनके लिए लिख दिया है, ख़त डाल दिया इनको, और वो ख़त का जवाब इनको इलेक्शन में मिल जाएगा। 17 जुलाई को मिल गया, 16 अक्टूबर को मिल गया। अगला जवाब जब जनरल इलेक्शन आ रहे हैं उसके अंदर इनको टोटल जवाब मिल रहा है। हमारे 2 मेंबर और बढ़ गए, इनके मेंबर्स कम हुए हैं। तो ये किस तरह पंजाब में तब्दीली की जो बातें कर रहे हैं ये ऐसी है जैसे कोई दीवाने का ख्वाब हो। पंजाब असम्बली के मामलात में भी अपोजिशन क़यादत की दिलचस्पी पहले जैसी नजर नहीं आ रही। अपोजिशन क़यादत तो असेंबली इजलासों में शिरकत ही नहीं कर रही। पंजाब में हुकूमती इत्तेहाद नंबर्स गेम के लिहाज से मुतमिन है तो दूसरी जानब मुस्लिम नून जो कि तब्दीली की ख्वाहिशमंद है वो भी अभी सियासी कार्ड सामने नहीं ला रही। कैमरामैन यासर रफीक के साथ लियाकत अंसारी, दुनिया न्यूज़, लाहौर। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जिसने भी गैर कानूनी तौर पर हाउसिंग सोसाइटी बनाई है, जहाँ भी बनाई है पंजाब के अंदर, उसके ख़िलाफ़ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाएगी। और जो गरीबों का पैसा है जो कि उनसे रिकवर होना है उस हवाले से भी मुतल्लिका अदारों को कहा जाएगा ताकि वो इस हवाले से देखें और जो उनका मैंडेट है उस मैंडेट के मुताबिक गरीबों की जो जमा पूंजी है वो उनको रिकवर करवा के दें। इसमें भी कोई शक नहीं है कि लाहौर के अंदर भी बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटी हैं जिनके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लिया जा रहा है और उस हवाले से इख़बारात के अंदर भी हमने इश्तिहारात अवाम की अवेयरनेस के लिए बार बार दे रहे हैं। पैमरा को भी ख़त लिखा है कि आपने किसी भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी को जब तक कि LDA उसका NOC ना दे आप उसको किसी भी TV चैनल पे ना चलने दें। इसी तरह इख़बारात को कहा है और इसी तरह बाकी दूसरे अदारों को भी ख़त लिखे गए हैं। 2-1 चीज़ें जो आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हमारे पंजाब के अंदर और स्पेशली लाहौर के अंदर कुछ लोगों ने सरकारी ज़मीनों पर भी कब्ज़े करके हाउसिंग सोसाइटियाँ लोगों को इख़बारात में TV पे दिखा के बना के बेच के चले गए कागज़ों के अंदर, और लोग अपनी फ़ाइलें उठा के मुख्तलिफ़ दफातर के अंदर, थानों के अंदर, मुख्तलिफ़ जगहों पर जा रहे होते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता कि उनकी रिकवरी किस तरह से होगी। लाहौर एयरपोर्ट के पास एक पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी थी और अब वो DHA के अंदर शामिल हो चुकी है। उसके अंदर भी एक मेगा स्कैम जो था उस वक्त भी था और अब तक वो चल रहा है कि पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी के नाम के ऊपर उन्होंने लोगों को एक्स्ट्रा प्लॉट बेचे, DHA में मर्ज करके चले गए वो, लेकिन अपनी पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी से हटके उन्होंने एक ज़मीन ली और उसका पार्क व्यू नाम रख दिया और फाइलें बेच के निकल गए। कोई कोऑपरेटिव हाउसिंग जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है उसके अंदर उसकी कोई अप्रूवल नहीं, कोई चक्कर नहीं, और हज़ारों की शक्ल में फाइलें बेच के निकल गए। और वो जो बेचारे साइलीन हैं वो आज भी ख्वार हो रहे हैं। आल्दो के कुछ को DHA फेज 7 के अंदर अकोमोडेट किया गया, लेकिन ये क्योंकि पार्क व्यू के नाम पे बेचा गया था और पार्क व्यू का जो मालिक है उसके नाम का आपको पता है, उसका नाम अलीम खान है। उसने लोगों के अरबों रुपए उधर भी इकट्ठे किए
वो इकट्ठे करने के बाद लोगों को उनके पुरसाने हाल पे छोड़ा और निकल गए। इसके साथ साथ वो सिर्फ यहां पे नहीं रुका, लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पर उसके कब्जे हैं। ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े जहाजों में गरीब आदमी को मुतासर करने के लिए फिरते हैं, इनके अपने मामलात इस तरह के। डीएचए के अंदर एक नेशनल स्कूल है बरकी रोड के ऊपर, डीएचए नहीं है, बरकी रोड के ऊपर। उस नेशनल स्कूल की जमीन जो अंदर डाली है वो भी कब्जे पे है, और शाहिद भट्ट साहब हैं उधर। वो पिछले 2 सालों से ओवरसीज पाकिस्तानी है और 2 सालों से रोला डाल रहे हैं। अदालत से स्टे लिया, उस स्टे के बावजूद उसकी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। और उस वक्त जब उन्होंने शिकायत की तो फेडरल लेवल से किसी का फोन आया कि जनाब इसको नहीं छेड़ना। उस वक्त पंजाब के अंदर उनकी हुकूमत थी। इन्होंने तो ऐसा भी किया है, हमारे एक दोस्त हैं, उन्हें कोई जमीन चाहिए थी। ख्वाजा साद रफीक साहब मेरी बात की जरूर तस्दीक करेंगे। अलीम खान साहब और इनके बहनोई ने उनको जमीन बेची। ये सबूत के साथ बात कर रहा हूं, बगैर सबूत के बात नहीं करूंगा। जमीन बेची और ख्वाजा साद रफीक साहब के पास ये केस आया क्योंकि पैरागन के पास था। तो उन्होंने आके कहा जनाब आपने जमीन खरीदी है? उन्होंने कहा खरीदी है। उन्होंने कहा जनाब जिनसे खरीदी है उनको मरे हुए इतना साल हो गया, ये सारे अंगूठे जाली हैं जो अलीम खान ने और इसके बिनोई ने लगवा के दिए। यानी कि उनकी दौलत की जो हवस है वो कम नहीं होनी, वो आगे की तरफ जानी है। और फिर जिस तरह से उन्होंने पैसे लेने थे वो ले लिए। खैर, तगड़ा आदमी फिर तगड़े से ले ही लेता है, जो उससे सवा शेर होता है। अब आ जाते हैं रिवर एज की तरफ। टोटल जमीन, एलडीए का स्टाफ यहां पर बैठा हुआ है, मैंने पीछे भी आपसे बयान किया कि ये 765 कनाल के ऊपर सोसाइटी अप्रूव हुई थी 2006 के अंदर। 2010 में इसने ले ली अलीम खान ने। अब इसने किया क्या, वो कारनामे मैं गिनवा दूं ताकि लोगों को पता चले कि ये जो कारनामे हैं ये कर क्या रहे हैं। पहला कारनामा, मेन रोड के ऊपर जब आप रिवर एज के अंदर दाखिल होते हैं, जो अप्रूव्ड प्लान है, और अप्रूव्ड प्लान भी मेरे पास मौजूद है, मैं आपको दिखा देता हूं जी। ये अप्रूव्ड प्लान है एलडीए का 2006 का, ये अप्रूव्ड प्लान। वो पीछे एलडीए के बंदे भी बैठे हुए हैं, स्टाफ भी बैठे। इसकी मेन रोड के ऊपर कनाल के 20 प्लॉट हैं। जब आप दाखिल होते हैं लेफ्ट साइड पे, कभी आप गए हो तो। मसूफ ने क्या किया कि उन प्लाटों में से लोगों का एक कनाल 20 मरले पर होता है, उस प्लान को अमेंड किया, उसमें से 2-2 मरले निकाले और 2.5 कनाल के ऊपर अपने अब्बा जी के नाम पे मस्जिद बना दी। लोगों की जमीन मास्टर प्लान एलडीए ने मंजूर किया और अमेंड करके जिसकी 1 कनाल थी उसको 18 मरले दे रहे हैं। जाके साइज ले दें, मेरी बात को चैलेंज कर दें, मुझे कह दें मैं ठीक बात नहीं कर रहा, नहीं तो मौके पे चले चलते हैं। अब्बा जी के नाम पे मस्जिद बना दी। और जो मस्जिद और स्कूल और सड़कों की जगह होती है वो एलडीए के पास होती है, उसकी रजिस्ट्री एलडीए के पास करते हैं, आप सारे रिपोर्टर्स को पता। मस्जिद और स्कूल की जगह पे कमर्शियल प्लाट बना दिए। मैं नहीं कह रहा, मौका कह रहा। मस्जिद की जगह जहां पे मस्जिद होनी चाहिए थी वहां पे कमर्शियल प्लाट काट दिए। जहां पे स्कूल होना चाहिए था नक्शे के अंदर, जो कि है नक्शे के अंदर, इस नक्शे के अंदर जहां पे मस्जिद है, जहां पे स्कूल है, उन्होंने कमर्शियल प्लाट काट दिए और लोगों की जमीन कम करके अब्बा जी के नाम पे वहां पे मस्जिद बना दी स्वाब की नीयत से। आगे आ जाएं। कब्रिस्तान की जगह थी 10 कनाल 75 मरले, वो भी कमर्शियल करके बेच गया। अप्रूव सोसाइटी 765 कनाल की मैं बात कर रहा हूं, अभी मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, रिवर एज की बात कर रहा हूं। पार्क व्यू का तो नाम ही ना लें, पार्क व्यू तो है ही नहीं।
10 कनाल 75 मरले कब्रिस्तान के ऊपर उसने कमर्शियल प्लॉट काट के बेच दिए हैं, कब्रिस्तान की जगह पे ऊपर। और ये कब्रिस्तान की जमीन हो, स्कूल की हो, मस्जिद की हो, सड़कें की हो, जो एक रूल्स, कायदा, कानून, ज़ाब्ता उसके मुताबिक ये एलडीए उसके पास होती है। आगे चलें। अब इसने उस्तादी क्या की, उधर था एक क्रिश्चियनों का कब्रिस्तान जो बहुत पहले से आ रहा था, उस कब्रिस्तान को अपनी सोसाइटी का कब्रिस्तान जाहिर कर दिया और उसके अंदर एक छोटी सी दीवार करके कहा क्रिश्चियनों, उन्होंने रोला डाला, शोर डाला, वाह वेला किया, चली नहीं उनकी, बस नहीं चला, किसी तरीके से राजी रूजी कर लिया। उसी कब्रिस्तान को अपनी सोसाइटी का कब्रिस्तान करके दरमियान में एक दीवार कर दी और बताया कि जनाब ये कब्रिस्तान की जगह है सोसाइटी की। बात यही नहीं खत्म होती, आगे भी चलती। एक इसने सोसाइटी के अंदर, इस नक्शे के अंदर जैस्मीन पार्क दिखाया हुआ। जैस्मीन पार्क, लोग कहते हैं ना हमारा घर पार्क के सामने हो, बच्चे खेल लेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। उस पार्क को भी उसने क्या किया, मासूफ ने, कि वहां पर उसको भी कमर्शियल प्लॉट करके बेच दिए पार्क को। यानी कि आप अंदाजा करें कि ये सोसाइटी के कितने मोतबर शख्स हैं, कर क्या रहे हैं कि उस पार्क को इन्होंने कमर्शियल प्लॉट करके बेच दिए। आगे चलते हैं। उसके साथ एक छोटा प्लॉट था, पार्क था, छोटा पार्क, कुछ फासले पर, जो नक्शे में मौजूद है, इस मैप के अंदर मौजूद है, जो ओरिजिनल मैप। उसके ऊपर रेजिडेंशियल प्लॉट काट के बेच दिए। यानी कि अंधेर नगरी चौपट राज, जो दिल करे कर लो, जो दिल हो रहा है मैं कर रहा हूं, कोई पूछने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अभी एक रिपोर्टर साहब ने बात की है कि मेरा उधर प्लॉट है, इधर ही बैठे हुए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, सामने बैठे हैं मेरे। कईयों ने मुझे कहा है, कईयों ने कहा, किसी ने कहा मेरी सिस्टर का प्लॉट है, किसी ने कहा मेरा प्लॉट है, किसी ने कहा यार मेरी जिंदगी की जमा पूंजी यही है और सानू प्लॉट नहीं मिलता पिया। वो आपकी मजबूरी, आप नहीं बोलेंगे। चलें, कलमा हक कहने के लिए कोई एक पूरे जत्थे की जरूरत नहीं होती, एक भी बहुत होता है। कलमा हक कह लिया तो इंशाल्लाह इसको पूरा भी करूंगा। अगली बात, जो मॉर्गेज प्लॉट रखे थे उनकी तफसीलात बताता हूं मैं आपको, ताकि आपको पता चले कि मॉर्गेज प्लॉट क्या हैं। मॉर्गेज प्लॉट वो हैं कि जो कि इन्होंने इसकी डेवलपमेंट मुकम्मल होने तक स्कूल, मस्जिद, सड़कें, सूवरेज, वाटर सप्लाई, ग्राउंड्स, उस वक्त तक वो रहन रखे जाते हैं एलडीए के पास। इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी वेबसाइट के ऊपर भी। इन्होंने क्या किया कि जो टोपाज, जो इसका ब्लॉक था और जिसके प्लॉट नंबर 1, 1, 9, 28, 30, 43, 49, 51, 53, 59, 62, 64, 67, 71, 75, 77, 143, 146, 208 वो भी बेच दी। ये मेरे पास रिकॉर्ड। मेरी बात ठीक नहीं है, कोर्ट ही चला जाओ या बैठ के बात कर लें। अगली बात, वो भी गैर कानूनी तौर पर बेच दिया। एक और बड़ा कारनामा इन्होंने किया, शाहपुर कांजरा का जो सरकारी रास्ता है, उस सरकारी रास्ते को अपनी सोसाइटी में शामिल कर लिया। सरकारी रास्ते को सोसाइटी में शामिल कर लिया और क्या किया, लोगों को कहा नहीं नहीं मैं तो सड़क वड्डी करना पिया, तुहाडे वास्ते तुसीं फिक्र ना करो,
मैं तो सड़क वड्डी करना पिया, ये शाहपुर कांजरा के आगे जाकर जो इस नक्शे के मुताबिक, उन्हें तस्वीर और दिखाई और किया क्या कि लेफ्ट और राइट उसके कमर्शियल प्लॉट काट दिए, यानी कि सरकारी रास्ते के लेफ्ट और राइट प्लॉट काट दिए और उसका कोई चक्कर नहीं है कि जनाब उसकी कोई मंजूरी हो, कोई चीज हो। अगली बात, एलडीए ने जो नक्शा मंजूर किया उसके मुताबिक इसने अपना उसी के मुताबिक चीजें बेचनी थी, रखनी थी, प्लॉट थे, दूसरे मामलात थे। मसूफ ने क्या किया कि जो पार्किंग और सड़क थी उसको शामिल करके अपना दफ्तर बना लिया 2.5 कनाल के ऊपर, यानी कि सड़क और पार्किंग नक्शे के मुताबिक जहां जहां जो चीजें होंगी वो वहीं पर रहेंगी, लेकिन मसूफ ने यह किया कि अपना दफ्तर बनाना था 2.5 कनाल के ऊपर, तो 2-4 मरले के प्लॉट डाले, बाकी सड़क और पार्किंग जो कि नक्शे के मुताबिक वो अंदर डाली और डाल के वहां पर पूरा एक प्लाजा बना लिया। कोई जवाब हो तो मुझे बता दो। एक और इंतहाई शर्म का मकाम है, बहुत ही शर्म का मकाम है। एलडीए कुछ जगह किसी भी सोसाइटी के अंदर रिजर्व रखी जाती हैं, वहां पर एलडीए अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है, हर सोसाइटी के अंदर मास्टर प्लान के रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर। बात करते हुए मुझे शर्म आ रही, अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इसका असली चेहरा दिखाना चाह रहा हूं। उस जगह पर जो तकरीबन 2.5 कनाल है, 3 कनाल है, अब्बा जी की कब्र बना दी। शर्म आ रही है मुझे बात करते हुए। रिजर्व जगह के ऊपर अपनी सोसाइटी में कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां पर कर सके, जो एलडीए की जगह है उस पर बना दिए। आगे आ जाते हैं। पाकिस्तान के स्कैंडलों में एक सबसे बड़ा स्कैंडल ईओबीआई का है, सबसे बड़ा स्कैंडल, जिसमें गरीबों के, मजदूरों के, बेवाओं के, यतीमों के, मस्कीनों के, उनके पैसे हैं ये ईओबीआई के अंदर, जहां से उनको स्टाइपेंड मिलता है, जहां से उनकी पढ़ाई जाती है, जहां पे उनका स्कॉलरशिप जाता है, जहां पे उनकी पेंशन जाती है। इतना बड़ा स्कैम है, उसकी मैं डिटेल थोड़ी बता देता हूं ताकि आपको रेफरेंस के साथ। इसने किया क्या, सबसे पहले तरीका वारदात क्या था, तरीका वारदात बता देता हूं, फिर स्कैम की टोटल अमाउंट बता दे। तरीका वारदात ये है कि ईओबीआई के अंदर अरबों रुपए पड़े हुए हैं गरीबों के, जो हर महीने उसका एम्प्लॉयर उसके इवज जमा करवाता है और वो उनके पास जाता है। इसको पता चला कि वहां पर पैसे पड़े हुए हैं। इसने उस वक्त के चेयरमैन जो उस वक्त ईओबीआई का था उसके साथ गठजोड़ किया। गठजोड़ करने के बाद इसने 712 के करीब 5 मरले के प्लॉट, 100 के करीब कमर्शियल प्लॉट, जो रिवर एज है, मेरी बात गौर से सुन, जो रिवर एज है उसके प्लॉट दिखाए, उसके इवज इसने बेचे, उनको पैसे लिए। पैसों की मालियत जो उस वक्त थी वो 1 अरब थी, दिए 2.5 अरब में। वो भी अखबारात में जो इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टर है उन्होंने छापा हुआ है, वो मेरे पास सारा कुछ पड़ा हुआ। अदालत में भी बताया गया कि प्लॉट 1 अरब के थे, दिए इसने 2.5 अरब के मुकमका करके, और वो प्लॉट थे वो दिए रिवर एज सोसाइटी के, जो कि 765 कनाल मंजूर थी। लेकिन किया क्या कि जो दरिया का अंदर वाला इलाका था जहां पर आप जा ही नहीं सकते, जमीन उधर की दे दी। तरीका वारदात कि दे दी जाके जमीन के अंदर, वो दरिया के अंदर, और दिखाए ये, और फिर
और उस पर LDA की तो मंजूरी है कोई नहीं, उसकी 765 कनाल जो सेनेटर अमार ने बनाई उसके बगैर कोई मंजूरी नहीं है। दोस्त आगे मुझे पूछ रहे थे, 1 इंच की मंजूरी ना है ना पेंडिंग है, क्योंकि वो 2004 के मास्टर प्लान के मुताबिक वहां पर कुछ बन ही नहीं सकता। और ये दरिया के अंदर चला गया, जो दरिया जहां सैलाबी रेला आता है उसके अंदर चला गया। और इसने वारदात डाली EOBI के बंदे के साथ मिलके, और केस अदालत में चला गया और वहां पर स्टे है। और उस पैसे से इसने गुलबर्ग के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर जमीनें खरीदी। गरीबों के पैसे वो वहीं के वहीं, और अदालत तगड़ा वकील करके स्टे ले लिया और स्टे में पड़ा हुआ मामला। आगे जाके मैं कुछ गुजारिशात करूंगा अपने इदारों से एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। अब वो उस वक्त के आज से 13-14 साल पहले के पैसे अरबों रुपए और आज के लिहाज से कितने बनते हैं, ये तो अदालत ने फैसला करना है। आगे आ जाते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से मेरी रिक्वेस्ट है, और चेयरमैन PCC में मेरी रिक्वेस्ट है, हमने लेटर उनको लिखा है। ये नाजायज सोसाइटी जिसका नाम कहीं नहीं है, ये खिलाड़ियों की शर्टों पे लगा के पूरी दुनिया के अंदर बदनामी दे रहा है, और ओवरसीज पाकिस्तानी उसको देखते हैं, और उसके बाद देखने के बाद वो प्लॉट खरीदते हैं, और बेचारे प्लॉट पैसे ही देते हैं, उसके बाद प्लॉट कहीं है नहीं, है ही नहीं। और आजकल इसने किया कि हमारे एक कोच हैं, बड़े ही ऑनरेबल, बड़े ही नेक इंसान है, बहुत ही अच्छे इंसान है, पाकिस्तानी टीम में कोच रहे हैं, उनको DHA में अपना दफ्तर दिया, उस बेचारे को नहीं पता। मैं इसलिए बता रहा हूं कि लोग, क्योंकि उन पे तो लोग इत्मीद करते हैं ना, उनको आगे रखा है और उसके जरिए अपने प्लॉट बेच रहा है, रोजाना की बुनियाद पर बेचता जा रहा है। 15-20 हज़ार से ज्यादा प्लॉट बेच चुका है ये, ज्यादा। वैसे तो सोसाइटी सारी इलीगल है सिवाय 765 कनाल के, उनको आगे लगाया हुआ है। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसके किसी फंक्शन पे मत जाएं, ये बदनामी का बायस है आपके लिए। लोगों ने आपसे पूछना कल को कि हमने आपको देख के प्लॉट लिया था तो हम किधर जाएंगे अब। अगला एक खौफनाक स्कैंडल इसी का, इसका कोई घर, कोई गाड़ी, कोई दफ्तर, कोई मकान, कोई फार्म हाउस ऐसा नहीं है जो बैंक प्लज नहीं है। इसकी क्या वजूहात होती हैं? वजूहात ये होती हैं कि जिन्ना कि तुसी पैसा इकट्ठा कर सकते हो उन्ना कर लो, बाहर भेज दो, बाद चो बैंक डिफॉल्ट होए तो आप बाहर निकल जाओ, और जिन्होंने प्लॉट है वो यहाँ पे मांगते फिरेंगे। और जो रिवर एज है ना, जो मैं अगली बात आपसे करने जा रहा हूं, ये खौफनाक है। जो रिवर एज सोसाइटी बनी है, जितने भी यहां पर दोस्त जिन्होंने प्लॉट लिए हुए हैं उनको एक फॉर्म मिला हुआ है। एम आई राइट जी? फॉर्म के ऊपर है, जमीन आपके नाम नहीं है, अलॉटमेंट लेटर, वो जमीन इसकी कंपनी के नाम है। उस जमीन को रहन रख के बैंक के पास 20-25 अरब रुपया ले गए हुए। आपका तो ना आपका मकान है, मकान आपकी ईंटें ऊपर पड़ी हैं, जमीन जो है वो कंपनी के नाम है इसकी, और जो मकान है वो बेचारा कागज पे फॉर्म पे लेके फिर रहा है, और 20-25 अरब रुपया वो ले गए हैं। सिल्क बैंक है, HBL है, बैंक अल्फला है, अभी ताजा इन्होंने अपने CEO के नाम पे HBL से कुछ 6 से 7 अरब रुपया लिया। स्टेट बैंक को पाकिस्तान को चाहिए कि मामले को देखे, EOBI के मामले को भी देखें। इनकी तो नेशनैलिटी तकरीबन बाहर की हो गई है, इन्होंने बाहर निकल जाना है।
मैं ये बातें सीरियस कर रहा हूँ, आज मैं कर रहा हूँ, कल आप खुद इसको तस्दीक करेंगे कि मैंने बात ठीक की है। मैंने कुछ गुजारिशात भी करनी है और कुछ चीज़ें और भी बता दूं मैं आपको इसके अलावा भी। ये EOBI के जो टोटल इसमें वैल्यू है वो तकरीबन कोई जो टोटल घपला हुआ, स्कैंडल हुआ, वो यहाँ पर मेरे पास कोई आया 34 अरब रुपए का, इससे भी ज़्यादा का है। और ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के अंदर है कि 1 बिलियन की ज़मीन 2.5 बिलियन में बेची है और उसके ऊपर भी स्टे है। ये है, ये देख लें आप, कोई नहीं पूछ रहा। आप एक काम करें, सबके पास स्मार्टफोन है, गूगल पे जाएं, वहाँ पे मैसेज करें, आपको इस मैसेज के जरिए गूगल पे जो वॉइस मैसेज करते हैं सारी डिटेल आ जाएगी। आप नाम लिखें, आपको पता चल जाएगा, सारी डिटेल पड़ी। इस्लामाबाद का केस अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा कि इस्लामाबाद में क्या किया है, वो बताऊंगा। कुछ और चीज़ें मैं आपको बता दूं। ये FIR की डिटेल है। पहले मैंने आपको बताई थी पार्क व्यू एयरपोर्ट वाली, ये रिवर एज वाली है और ये 6 FIR हैं इसके ऊपर, इसकी सोसाइटी के ऊपर। वहां पे इक़दाम कत्ल के थे, यहां पे कब्जे के हैं। ये 6 FIR है। FIR पढ़ दूं, 83/2013 थाना चूंग, 2175/2019 31/8/2019 थाना चूंग, 3844/2021 थाना चूंग, 4034/2021 थाना चूंग, 4133/2021 थाना चूंग, मुकदमा नंबर 1055/2013 थाना चूंग। ये डिटेल है मेरे पास, ये शुरफा है हमारी सोसाइटी के। लोगों की ज़मीनों के ऊपर मस्जिद बना के कहते हैं कि जनाब हमने बड़ा नेक काम किया। कोई खराती अदारा बना के कहते हैं कि जनाब हमने खराती अदारा बना दिया है और सारे गुनाह बख्शे जाएंगे। ये है। अब मेरी चंद गुजारिशात हैं अपने अदारों से। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कि जिन ज़मीनों के ऊपर इसने कर्जे लिए हैं बार बार एक ही ज़मीन के ऊपर, उसको चेक करें। गवर्नर स्टेट बैंक से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको चेक करें। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मेरी इल्तजा है, दरख्वास्त है, एज ए पाकिस्तानी भी और कैबिनेट मेंबर के तौर पर भी पंजाब के, कि EOBI का केस फौरी तौर पर सुना जाए और उसका फैसला किया जाए। रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये यतीमों, बेवाओं, मस्कीनों, मजदूरों का पैसा है। यह किसी तकड़े आदमी का पैसा नहीं है और हम अदारे की तरफ देख रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मेरी दरख्वास्त पे ज़रूर गौर करेंगे और इस केस को प्रायोरिटी बेस पे सुनेंगे। वहां पर 1 इंच ज़मीन नहीं है, जो दी थी बेच दी है, उसको ज़रूर देखा जाए। मेरी हाई कोर्ट से गुजारिश है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश है, मुअद्दबाना गुजारिश है, एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान गुजारिश है कि प्लीज़ इस केस को जल्दी सुना जाए। जो LDA वर्सेस रिवर एज है, जिसके ऊपर इसने स्टे ले के सारी डेवलपमेंट की हैं, मेरी रिक्वेस्ट है इसको सुना जाए, हमदर्दाना गौर किया जाए कि गरीब आदमियों का ये 100 अरब 150 200 अरब रुपए का मसला है, 200 अरब रुपए का मसला है। प्लीज इसको सुना जाए और इसका फैसला किया जाए प्रायोरिटी बेस के ऊपर। किसी ऑफिसर ने किया है तो उसको लटका दिया जाए चौक में। अगर इन्होंने नजायज किया है तो फिर इंसाफ किया जाए। मैं अपने अदारे LDA को तहफ्फुज नहीं दे रहा, किसी ऑफिसर ने किया है
तो उसको लटका दिया जाए। अगर इन्होंने किया तो फिर इंसाफ किया जाए। एक और मेरी रिक्वेस्ट है, नैब ने इनको एक नोटिस भेजा था 2018 में। मेरी गुजारिश है आपसे, ये नोटिस है, गुजारिश कि आपने नोटिस भेजा, इस नोटिस का क्या हुआ? पार्क व्यू के हवाले, पार्क व्यू है नहीं, रिवर एज है। मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे, डीजी साहब से, चेयरमैन नैब से, प्लीज इस मामले को देखें। यहां पर लोग बेचारे इन माफिया के खिलाफ डरते मारे नहीं बोलते हैं, जो बोलते हैं उनको माइनस करते हैं। ये जब भी दुनिया के अंदर कोई बंदा किसी गलत काम के खिलाफ खड़ा हुआ है तो उसको माइनस किया जाता है, क्योंकि ये ताकतवर है, ये माइनस करने की कोशिश करते हैं। पहली बात है, कोई बोलता नहीं है, अगर कोई बोलता है तो उसको माइनस करते हैं, उस पर गंद फेंकते हैं। मेरी आपसे इन तमाम अदारों से